हमास के बीच जो टकराव है, जो युद्ध की स्थिति है, जाहिर तौर पे दुनिया के सामने एक बड़ा संकट है स्वर्ण जी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने वर्चुअल शिखर सम्मेलन में एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा उठाया, दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बताया, मानवता के लिए बड़ा खतरा बताया। जीरो टॉलरेंस की बात उन्होंने एक बार फिर से उठाई कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। जाहिर सी बात है, G20 शिखर सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था, या P20 की बात मैं करूं, दोनों ही शिखर सम्मेलन में भी आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठा। आप कैसे देखते हैं शिखर सम्मेलन को जो वर्चुअल हुआ और प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद को लेकर एक बार फिर संदेश दुनिया को दिया? मनोज, सबसे पहले तो ये कि पहली बार किसी की G20 की अध्यक्षता में जी 2 बार शिखर सम्मेलन हो रहा है। और दूसरी बात, जैसे आपके कार्यक्रम के शुरुआत में ही आपने अपने दर्शकों को दिखाया, प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 मुद्दों पर एक तरह से सहमति बनी है, कॉन्वर्जेंस जिसको कहते हैं, वो बना है नेताओं में जी। और उसमें जाहिर है कि बहुत ज्यादा समय और ध्यान दिया गया कि पश्चिम एशिया में जो लगातार तनाव बना हुआ है, जो इजराइल हमास का युद्ध है, वो सभी देशों के लिए संकट खड़ा कर सकता है। आप देखें, इसके चलते पहले 4 सप्ताह में ही इस युद्ध के 5 बड़े राष्ट्राध्यक्ष G20 के तेल अवीव की यात्रा कर चुके हैं जी। इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, यूके से और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका से तो उनके विदेश मंत्री 4 बार 4 हफ्तों में वहां गए हैं। तो जाहिर है कि जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं विश्व के इस वक्त, उनको लगता है कि ये पश्चिम एशिया का तनाव जो है वो बड़ा स्वरूप ले सकता है, उस पर रुकावट लगनी चाहिए। भारत भी उसमें बहुत बड़ा एक तरह से स्टेक होल्डर जिसको कहते हैं वो है, भारत का बहुत उसमें एक तरह से इंटरेस्ट है और उस पर भारत का प्रभाव भी है एक तरह से। वो इसलिए कि भारत आज खाड़ी के सभी देशों से बहुत अच्छी मित्रता बनाए हुए है, वो चाहे इजिप्ट हो, इजराइल हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, जो आपस में बात नहीं करते हैं, सभी भारत से बात करते हैं। इसीलिए सितंबर 2021 में जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक क्वाड और बनाया था, एक तो हिंद प्रशांत सागर में, एक वेस्ट एशिया के लिए बनाया, जिसमें उन्होंने यूएई, इजराइल और अमेरिका के साथ भारत को जोड़ा था। तो भारत से अपेक्षाएं हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विस्तार से इस पर बातचीत की और कहा कि किन किन पहलुओं से इसको देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि आतंक कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो स्वीकार्य नहीं है। दूसरा, आम जनता को जो जानो माल का नुकसान उठाना पड़ता है इस तरह के हिंसा से, उन्होंने हिंसा की बात की, वो स्वीकार्य नहीं है। और ये भी कहा कि कोशिश होनी चाहिए कि ये युद्ध पूरे क्षेत्र में ना फैले। क्यों? क्योंकि भारत के 90 लाख भारतीय इस क्षेत्र में रहते हैं, तो भारत का सीधा उसमें जुड़ जाता है कि यदि यहाँ संकट बड़ा होता है तो भारत को उसकी चिंता होनी चाहिए जी। उसके साथ साथ सितंबर में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें आपको याद होगा मनोज, एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत हुई जी। वो भी ठंडे बस्ते में जा सकता है यदि तनाव बना रहता है। यदि इजराइल और हमास में भी युद्ध लगातार रहता है तो भी उस पर असर पड़ता है, और यदि बड़े क्षेत्र में बढ़ता है तो उसका नुकसान ज्यादा होगा। तो अलग अलग तरह से आप देखें कि खाड़ी के देशों में यदि एक तरह से स्थिरता बनी रहती है, शांति बनी रहती है, तो भारत ये चाहेगा कि इस तरह के कोशिश होनी चाहिए सभी देशों की तरफ से। पर 2 या 3 चीजें जल्दी से मैं कहूंगा। एक तो ये, आपने जो सुना प्रधानमंत्री को कहते हुए डीप फेक्स की जो उन्होंने बात की, हालांकि इजराइल के युद्ध को लेकर उन्होंने इस बात को कहा, पर उन्होंने बड़ी बात ये कही कि आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। और ये कहा कि दिसंबर में भारत एक ग्लोबल एआई पार्टनरशिप सबमिट करने वाला है, और सारे विश्व का ध्यान इस तरफ केंद्रित किया कि किस तरह से हम सकारात्मक उसका जो असर है उसको बढ़ा सकते हैं, और तकनीक के एक तरह से उपयोग से पूरे समाज में परिवर्तन किस तरह से ला सकते हैं, विकास किस तरह से ला सकते हैं, और एक तरह से ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की उन्होंने बात की। और वहीं पर उन्होंने एक बड़ा ठोस कदम आगे बढ़ाया, जिसको उन्होंने कहा कि वो सोशल इंपैक्ट फंड की प्रस्तावना करते हैं, और भारत की तरफ से $25 मिलियन की उन्होंने ऑफर भी मान दी कि ये योगदान भारत का शुरू होगा। तो कई तरह से वो छोटी सी भाषण में उन्होंने कई चीजें उसमें समेटने की कोशिश की। जाहिर है कि आतंक पर भारत का हमेशा ध्यान रहता है। आप देखें, करीब 90 के दशक से
संयुक्त राष्ट्र संघ में लगातार भारत की कोशिशें रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि होनी चाहिए। तो जो भी मंच मिलता है भारत उस पर आतंक से लड़ने की बात जरूर करता है। और जो इस वक्त हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है वो इस बात को फिर से विश्व के सामने लाता है कि आतंक से किस तरह सभी को मिलकर लड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये सभी की चिंता है, ये सभी के लिए चुनौती है, किसी एक देश के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक फिर से मौका मिला भारत को कि आतंक पर किस तरह से मिलकर लड़ने की कोशिश होनी चाहिए। ये बात को एक बार फिर से दोहराएं। जी इस बात को, क्योंकि एआई का मुद्दा है और वैश्विक रेगुलेशन की बात भारत ने उठाई है, भारत सरकार का इस बात पे खासा जोर है। आप कैसे देखते हैं जब वैश्विक रेगुलेशन की बात कही जा रही है, क्यों जरूरी है ये? मानव के इतिहास में जब भी विज्ञान की नई खोज को तकनीक में परिवर्तित किया जाता है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक हमेशा दोनों पहलू होते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए राष्ट्र के अंदर और राष्ट्रों के बीच में कि उसके सकारात्मक जो नतीजे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको सहयोग दिया जाए और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश हो। वही बात आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हो रही है। आप देखें, हाल ही में अमेरिका में लॉस एंजलिस में, सैन फ्रांसिस्को में राष्ट्रपति बाइडेन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और वहां भी बातचीत हुई कि किस तरह से जो परमाणु विज्ञान है, जो परमाणु अस्त्र हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। वो ऑटोनोमस वेपन्स की जो हम बात करते हैं, जो अपने आप से निशाना साध कर चल सकते हैं, तो उसके जो चिंताएं हैं, उससे जो चुनौतियां हैं, खतरे हैं, उससे बचने की जरूरत है। जाहिर है, ये साफ बात है। इसके साथ साथ यहां हम ग्लोबल गवर्नेंस की, जो ग्लोबल रेगुलेशन की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री ने कल ही कहा कि भारत की ये जो G20 की अध्यक्षता रही है, इसके दौरान क्रिप्टो करेंसी में भी जो एक बहुत बड़ा दूसरा मुद्दा है जी, जिसके भी सकारात्मक और नकारात्मक असर निकलते हैं, भारत ने लगातार ये कोशिश की है कि क्रिप्टो करेंसी पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ न कुछ जो तौर तरीके हैं, जो उसके रूल रेगुलेशन है, जो उसकी ग्लोबल गवर्नेंस है, कंट्रोल है, उस पर एक सोच साझा होनी चाहिए और बननी चाहिए। तो विज्ञान में भारत तो हमेशा से दिलचस्पी दिखाता रहा है और आज भी जितने भी विज्ञान में नई खोज हो रही है, नई तकनीक बनाई जा रही है, भारत तो लगातार कहता है कि तकनीक के तरीके से ही समाज में परिवर्तन और विकास लाने की जरूरत है और कोशिश इस तरह की हो रही है। यहाँ एक के बाद एक आप देखें, जो ई प्लेटफॉर्म्स भारत बनाता है, जिसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं हम, वो भारत पूरे विश्व को मुफ्त में देना चाहता है। जिसको चाहिए ले सकता है। और बहुत से देश आप देखें, यूपीआई जो हमारा ऑनलाइन पेमेंट इंटरफेस है, वो बहुत से देशों ने हमसे लिया है। सिंगापुर से लेकर जाम्बिया तक सब तरह के देश उसको ले रहे हैं। तो ये जो विज्ञान एक तरह से पूरे विश्व को फिर से जोड़ता है और किस तरह से आपसी सहयोग से इसको अपने विकास के लिए और शांति के लिए आप उपयोग में ला सकते हैं, उस तरफ भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत अच्छे से ध्यान दिलवाया सभी राष्ट्रों का। दो चीज बहुत और जो खास हुई इस शिखर सम्मेलन में जो कल हुआ, उसमें एक तो ये कि पहली बार, पिछली बार आप देखें, बल्कि कई दूसरे क्षेत्रीय और विश्व स्तर के मंचों पर राष्ट्रपति पुतिन नहीं देखे जा रहे थे, वो उसमें शामिल हुए। और उससे भी खास बात कि शायद पहली बार यूक्रेन युद्ध के चलते पहली बार उन्होंने एक नरम रवैया दिखाया अपने भाषण में, ये कहकर कि वो शांति प्रस्तावना और बातचीत के लिए हमेशा से दरवाजे उनके खुले हैं। और छोटी सी दूसरी बात कि कुछ अटकलें थी कि कनाडा के साथ रिश्ते कैसे होंगे, क्या जस्टिन ट्रूडो इसमें शामिल होंगे, वो शामिल भी हुए। और ठीक उससे पहले भारत ने कुछ घंटे पहले ही ई वीजा जो हैं वो कनेडियंस को देने का ये घोषणा की कि हम देंगे। हालांकि उसमें रुकावट है अभी तक। केवल आप देखें कि बिजनेस के लिए, मेडिकल के लिए और कॉन्फ्रेंसेस के लिए वीजा खुला है। दूसरा जो टूरिज्म के लिए है, दूसरे लोगों के आने जाने की, स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो वीजा नहीं खुला है। भारत ने कहा जब तक हमारे राजदूतों की सुरक्षा वहां पूरी तरह से नहीं हो जाती तब तक पूरा वीजा नहीं खोलेंगे, पर थोड़ा हमने वीजा खोल दिया। स्वर्ण जी, और देखें कि जस्टिन ट्रूडो भी उसमें शामिल हुए। स्वर्ण जी, आपने बात रूस की, रूस के राष्ट्रपति की, लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहता हूं, चीन के राष्ट्रपति का जो रवैया है,
G20 में जो चीन की भागीदारी जिस सक्रियता के साथ होनी चाहिए, उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि चीन की जो भागीदारी है वो सवालों के घेरे में है। आखिर चीन के रवैये को आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर से G20 के संदर्भ में? आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया मनोज, क्योंकि चीन जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है और G20 तो आर्थिक व्यवस्थाओं का ही एक मंच है एक तरह से। तो उसमें चीन के राष्ट्रपति का सितंबर में शिखर सम्मेलन में और इस शिखर सम्मेलन में ना आकर अपने प्रधानमंत्री को भेजना, शायद ये चीन की तरफ से क्या रवैया है उसकी तरफ इशारा करता है एक तरह से। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश भी है जी। तो जो हम विकास की बात करते हैं कि दूसरे देशों को जाकर किस तरह से सहायता कर रही है, वो अमेरिका से भी, वर्ल्ड बैंक से भी, IMF से भी ज्यादा जो आज कर्जा दुनिया का है वो चीन दे रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि G20 के शिखर सम्मेलन में उनको आना चाहिए था और वो नहीं आने से शायद वो कुछ संकेत करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि भारत को कुछ संकेत करना चाहते हैं, उनका संकेत पश्चिमी देशों की तरफ भी हो सकता है और मुझे लगता है कि उनकी तरफ ज्यादा है जी। और जब इस वक्त पता था कि वो राष्ट्रपति पुतिन और यूके के ऋषि सुनक इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं तो शायद इस बार आ सकते थे वो, पर उन्होंने तय किया कि इस बार नहीं आएंगे। और 10 सेकंड में शायद इसको लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी अंदरूनी सुरक्षा कैसी है, वहां की राजनीति में तालमेल या स्थिरता कैसी है, वो बहुत सी अटकलें लगती हैं। तो उनके ना आने से ये G20 का नुकसान नहीं है, पर चीन पर भी कई तरह के सवाल या निशान बिल्कुल कई तरह के चीन को लेकर सवाल खड़े होते हैं।